और आइए अब एक बार फिर से रुख करते हैं देश के सबसे बड़े फाइनल ओपिनियन पोल के आंकड़ों का। और ऐसे में बात अब बिहार की हम कर रहे हैं, जहां लोकसभा की 40 सीटें हैं। और ऐसे में इन 40 लोकसभा सीटों पर जो बड़ी तस्वीर अभी तक उभर कर आई है वो ये कि 33 एनडीए और 7 जो है वो इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। लेकिन बिहार की 6 सीटें ऐसी हैं जहां 3% वोट शेयर अगर इधर से उधर होगा तो फिर खेला हो सकता है। बिहार की 6 सीटों पर 3% वोट की लड़ाई है। 6 सीटें ऐसी हैं कि अगर 3% वोट शेयर एक पाले से दूसरे पाले में जाता है तो फिर सीटों का ये जो आंकड़ा है वो तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा। और इन सीटों में कौन कौन सी सीटें हैं? अररिया भी शामिल है, आरा भी शामिल है। इतना ही नहीं, इसमें नवादा भी है। तो ये वो सीटें हैं जहां पर 3% गया, आरा, कटिहार कांटे की टक्कर देखने के लिए मिल रही है। सिर्फ 3% में ही खेल पलट सकता है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेंद्र, जिनके साथ इस वक्त कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद हैं। जरा जानते हैं जैनेंद्र से कि खासतौर से जो बिहार को लेकर आंकड़ा सामने आया है, आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट मिलकर भी बिहार में कुछ खास कमाल नहीं कर पा रही है। बीजेपी 2019 के मुकाबले एनडीए के दम पर 40 में से 33 सीटें अभी भी जीतती हुई नजर आ रही है बिहार में। जैनेंद्र, शुक्रिया रोमाना। मेरे साथ जयराम रमेश जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ महासचिव। और कांग्रेस का नारा है हाथ बदलेगा हालात, लेकिन सर्वे में दिख रहा है कि हालात तो नहीं बदल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या होगी और हालात कैसे बदलेगा, जयराम जी से जवाब लेते हैं। हमारे सर्वे में यह दिख रहा है कि दक्षिण भारत में तो कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही है, केरल की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, लेकिन जैसे ही हम ऊपर आते हैं और खासतौर पे हिंदी पट्टी में तस्वीर वही है। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, थोड़ा बहुत आप बिल्कुल गलत है, लेकिन अभी भी बीजेपी क्लीन स्वीप। ये ज़मीनी हकीकत से बिल्कुल विपरीत है। देखिए, मैं आपके सर्वे में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता हूँ। ये सर्वे डॉक्टर्ड सर्वे होते हैं, जो आप लोगों ने मन बना लिया है, आप सर्वे करते हैं, उसे सर्वे से वो नतीजा निकलता है। ठीक है, वो आप अपना धर्म निभा रहे हैं, पर मैं आपको ज़मीनी हकीकत कह रहा हूँ। मैं भी फील्ड में जाता हूँ। मैं अभी 5 दिन उत्तर पूर्वी राज्यों से मैं आया हूँ और ये सर्वे सब दिखा रहे थे बीजेपी मजबूत है, वहाँ के जो रीजनल पार्टी है मजबूत है। पर वहाँ जो मैंने महसूस किया, मेरा अनुभव रहा है, एक अंडर करंट है। लोगों ने मन बना लिया है कि ये लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों की अनेकता खतरे में है, संविधान खतरे में है। जो विशेष प्रावधान संविधान में किया गया है उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए, वो खतरे में है। ये सिर्फ उत्तर पूर्वी राज्यों तक सीमित नहीं है। मैं छत्तीसगढ़ के बारे में कहें तो उत्तर प्रदेश के बारे में कहें, पंजाब के बारे में कहें, हरियाणा के बारे में कहें, तो बिल्कुल हवा बदलाव की हवा है। कह रहे बदलाव की हवा अंडर करंट है। तो बीजेपी और प्रधानमंत्री तो बहुत कॉन्फिडेंस में दिख वो रहे हैं, हमेशा कॉन्फिडेंस 400 पार का नारा है। तो कांग्रेस का आकलन क्या है? इंडिया गठबंधन कितने पार है? आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा, पर कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिलेगा, निर्णायक जनादेश मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। मैं आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा। ये 370 पार, 400 पार, ये सब नारे हैं। इस नारे का बिना बेमतलब नारा, और हम लोग सब जान गए हैं कि 400 पार का नारा क्यों लगा रहे हैं। 400 पार का नारा इसलिए लगा रहे हैं ताकि संविधान बदलो। ये प्रधानमंत्री को खुद हिम्मत नहीं है कहने की, पर वो कहलवाते हैं ज्योति मिर्धा से, कहलवाते हैं अनंत हेगड़े से, कहलवाते हैं विवेक डेब्रॉय से। कहती है कि आप लोग डराने का काम करें। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अरे डराने वाले कौन हैं? डराने वाले कौन हैं? धमकी देने वाले कौन हैं? उसके तो उस्ताद प्रधानमंत्री हैं। सीबीआई उनके हाथ में है, ईडी उनके हाथ में है, इनकम टैक्स उनके हाथ में है, सारी जांच की संस्थाएं उनके हाथ में हैं, मीडिया उनके हाथ में है, क्या नहीं उनके हाथ में। और धमकी देते हैं, डराते हैं सब लोगों को। देखिए, असली बात यह है ना, जो लोग डराते हैं वो खुद डरे हुए हैं। जो लोग धमकी देते हैं वो खुद डरे हुए हैं, लेकिन वो भोखलाए हुए हैं, परेशानी में। आप कह रहे हो, और मैं आपको कह दूं पहले से, ये दो साल की कहानी है। भारत जोड़ो यात्रा से और भारत जोड़ो न्याय यात्रा से प्रधानमंत्री को जो परेशानी है प्रधानमंत्री की और ज्यादा हो। लेकिन वो कह रहे हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। आप लोग अभी से 4 जून को जो नतीजे आने वाले हैं उसके लिए बहाने तैयार कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री का बहाना नहीं है। कोई बहाना नहीं है। आप देख ही रहे हैं, हमने कहाँ वीवीपैट की मांग की है। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। इलेक्शन आयोग ने हमें मिलने से भी इनकार कर दिया है। क्या डरे हुए हैं? क्यों डरे हुए हैं?
इलेक्शन कमीशन तय करेगा क्या करना है। हमारी जो मांग है, हमारा जो दस्तावेज है, उसको तो स्वीकारिए ना। हम क्या कह रहे हैं कि 100% वीवीपैट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ लोग कह रहे हैं, लोगों का अनुभव है, वो बटन दबाते हैं किसी का और लाइट और कहीं जलता है। चाहता हूं जयराम जी आपसे, क्या आप लोगों को चुनाव पर भरोसा है कि नहीं है? क्योंकि आप लोग दोनों बातें करते हैं, चुनाव नहीं लड़ भी रहे हैं और हम चुनाव लड़ रहे सवाल भी हैं, उठा हम रहे हैं। चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। हम चुनाव का बॉयकॉट नहीं करते, चुनाव का बहिष्कार नहीं करते। हम चैनलों का भरोसा बहिष्कार, रखिए ना। चैनलों का बहिष्कार हो सकता है, भरोसा रखिए इस व्यवस्था एंकरों का बहिष्कार हो सकता है, पर हम चुनाव का बहिष्कार नहीं करेंगे, जैसा कि बांग्लादेश में हुआ था और कई राज्यों मैं फिर चाहूंगा देशों कि में आपको होता है। आंकड़े पर लाऊं, क्योंकि जो आंकड़े आपका पे वोटर है, आंकड़े के जो आपका खेल में- वोटर है, वो तो सुनता होगा ना दूसरी तरफ आंकड़े 400 के- पार, वो सोचता मैं- होगा कि कांग्रेस कहां मैं- है आज की तारीख में, इंडिया गठबंधन कहां है आज की तारीख में। मैं कह रहा हूँ आंकड़े के खेल में नहीं जाऊंगा, मैं ज्योतिषी नहीं हूँ। मैं यही मेरा अनुभव था 2003 में। 2003 में हम छत्तीसगढ़ हारे थे, मध्य प्रदेश हारे थे, राजस्थान हारे थे, इंडिया शाइनिंग था। बिल्कुल। तो कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश को आप सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं कि साहब बीजेपी जो है बौखलाई हुई है और वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट अपनी पार्टी कांग्रेस की और या कहीं इंडिया गठबंधन की जीत के इस बार 2024 लोकसभा चुनाव में नजर आ रही हैं। देश का सबसे बड़ा फाइनल ओपिनियन पोल का आंकड़ा दिखाने का सिलसिला लगातार जारी है और इस बीच मध्य प्रदेश गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया आज नामांकन करने वाले हैं और नामांकन से पहले उन्होंने पूजा पाठ की है, ईश्वर का आशीर्वाद लिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता विवेक श्रीवास्तव ने सिंधिया से खास बातचीत की। सिन्हा जी, आज नामांकन करने की कोई खास वजह? आज महाअष्टमी भी है, आज संगम है जी, जहाँ एक तरफ महाअष्टमी है, वहीं दूसरे तरफ हमारे चित्र नक्षत्र का समन्वय भी है और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान का आशीर्वाद, टेकरी सरकार का आशीर्वाद और सभी को साथ में लेकर एक नया पथ अग्रसर हम लोग करेंगे। अब की बार कितनी सीटें आएंगी टोटल? मैं कभी भविष्यवाणी सीटों की नहीं करता। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भरपूर 400 पार का मकसद। आपने जब पहली बार चुनाव लड़ा था तो 4,50,000 वोटों से हराया था अपने प्रतिद्वंदी को। अब की बार क्या टारगेट है? हम जी कोई टारगेट नहीं है, जनता का विश्वास, जनता का प्यार जीतना, यही हमारा। आपके पास तो सारे आंकड़े होते हैं ना रिसर्च के बाद। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ तो ये ज्योतिरादित्य सिंधिया से हम बातचीत कर रहे थे। हनुमान टेकरी मंदिर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर विजयश्री का आशीर्वाद लिया, पूजा अर्चना की और अब वो नामांकन के लिए आगे जाएंगे। आज बहुत विशेष कार्यक्रम रखा गया है। जो शिवराज सिंह चौहान हैं वो भी आने वाले हैं, जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं वो भी आने वाले हैं, वीडी शर्मा वो भी रहेंगे और एक विशाल जनसभा होनी है। जो सूत्रों के हवाले से मुझे पता है उसके अनुसार करीब 500 गाड़ियां जो है वो काफिले में निकलेंगी। अभी वो फिलहाल देखिए समर्थकों के साथ आगे की ओर निकल गए हैं। मैं आज पूरे दिन इनके साथ रहूंगा, फॉलो करूंगा। जब ये नामांकन करने जाएंगे वो भी दिखाऊंगा। आज महाअष्टमी का दिन है, मुहूर्तों के अनुसार ये जो तिथि है वो चुनी गई है और तब नामांकन हुआ है। बाकी आगे के कार्यक्रम के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल गए हैं। मैं आपको अपडेट देता रहूंगा। विवेक श्रीवास्तव और कैमरे के पीछे होमेंद्र हैं, एबीपी न्यूज के लिए गुना से। तो गुना शिवपुरी सीट सिंधिया परिवार का गढ़। हालांकि 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया इस चुनाव मैदान में उतरे थे, इस सीट से हार का उन्हें सामना करना पड़ा था। उसके बाद तस्वीर बदली। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर गुना शिवपुरी सीट से आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी सियासी खबर आपको बता देते हैं। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की नाम की 12वीं सूची जारी की गई है। 12वीं लिस्ट है, बीजेपी ने जारी की है उम्मीदवारों के नाम वाली। इसमें देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को उम्मीदवार बनाया गया है। प्रकाश मणि त्रिपाठी पूर्व सांसद के बेटे हैं, शशांक मणि त्रिपाठी। फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश की ये सीटें जहां से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान बीजेपी ने किया है। बीजेपी के उम्मीदवारों के नाम वाली ये 12वीं लिस्ट है जो सामने आई है। इसके अलावा महाराष्ट्र की कुछ सीटों को लेकर भी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। अच्छा, डायमंड हार्बर से अभिजीत दास को उम्मीदवार बनाया बीजेपी ने। डायमंड हार्बर बंगाल की वो सीट जहां से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी जो हैं वो लगातार 2014 से जीत दर्ज कर रहे हैं। उन्हीं की सीट को लेकर टीएमसी बीजेपी की घेराबंदी भी कर रही थी, ये कहते हुए कि साहब
इतना डर गई है बीजेपी कि अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं कर पा रही। और अब ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के सामने बीजेपी की तरफ से अभिजीत दास को उम्मीदवार बनाया गया है। देवरिया से शशांक बड़ी त्रिपाठी को टिकट दिया गया है, जो पूर्व सांसद प्रकाश पाणी त्रिपाठी के बेटे हैं। फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वदीप सिंह को टिकट दिया गया है। तो उम्मीदवारों के नाम वाली बीजेपी की ये 12वीं लिस्ट सामने आ गई है और 4 जून को नतीजे क्या रह सकते हैं उसी का सटीक अनुमान ओपिनियन पोल के आंकड़ों के जरिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार को लेकर जरा चर्चा कर लेते हैं। 40 लोकसभा सीटें और ऐसे में जो मामला आकर फंस रहा है वो 6 ऐसी सीटें हैं जहां पर जीत और हार का जो अंतर है वो महज 3% के भीतर सिमट रहा है। 40 में से 6 सीटें ऐसी हैं 3% वोट की लड़ाई। ये सीटें हैं आरा, गया, कटिहार, नवादा, सासाराम और अररिया। अब सवाल ये कि चुनाव से पहले आखिर क्या होगा। अगर ये इधर से उधर खेल हो जाता है तो फिर तस्वीर बदल जाएगी। तो बिहार की जो गया सीट है, सबसे पहले मैं उसी की तस्वीर आपको दिखा देती हूं। गया सीट उन सीटों में शामिल है जहां 3% वोट की लड़ाई है। इस सीट पर 3% वोट के साथ अभी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं जीतन राम मांझी वो आगे चल रहे हैं। और जीतन राम मांझी के सामने गया में आरजेडी ने उम्मीदवार बनाए हैं कुमार सर्वजीत को। कुमार सर्वजीत जो फिलहाल एमएलए है, उन्हीं को उतारा गया है जीतन राम मांझी के सामने। तो कुल मिलाकर ये जो तस्वीर है, इसी पर एक एक रिएक्शन लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। राकेश शुक्ला जी, आपसे समझना चाहेंगे पहले, गया के अंदर जीतन राम मांझी के लिए मुश्किल हो सकती है? देखिए, गया में जीतन राम मांझी जी का विरोध हुआ है। जब वो पहुंचे हैं तो उनका विरोध का उनको सामना करना पड़ा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो आप 5 सीटों की बात करें जहां 1% वोट का अंतर बताया जा रहा है एनडीए और इंडिया के बीच में, मुझे थोड़ा सा ताजुब ये हो रहा है कि उस पर 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जो एनडीए की यानी भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीटें हैं। जैसे बक्सर सीट 1996 से लेकर लालमणि चौबे के पास वो सीट रही, सिर्फ 2009 में आरजेडी जीती है और 2019 तक वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। तो क्या इस बार अश्विनी चौबे को उम्मीदवार नहीं बनाए जाने के कारण जो 11% की मार्जिन वाली सीट है भारतीय जनता पार्टी की, क्या वहाँ 10% वोट घट गया है? और वो वोट क्या आरजेडी के साथ जा रहा है? और जिसके चलते 10% वोट यदि घट रहा है तो मुझे लगता है जो 33 का आंकड़ा हम देख रहे हैं बिहार में, वो आंकड़ा फिर बहुत नीचे चला जाएगा। औरंगाबाद सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट थी और उसे एनडीए ने छीना और वहाँ लगातार सुशील सिंह जीत रहे, समता पार्टी से जीते, उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी से जीत रहे। वहाँ भी 8 से 9% का मार्जिन है जो सर्वे में 1% पे आके टिक गया है। तो क्या वहाँ भी आरजेडी बढ़त बना के चल रही है? पाटलिपुत्र सीट 2008 में परिसीमन के बाद बनी, 2009 से लगातार वहाँ पे एनडीए जीत रही है और वहाँ भी 6 से 7% का मार्जिन है। इस पर अभी और चर्चा करेंगे, विजय जी से भी एक रिएक्शन लेंगे, लेकिन पहले जरा जल्दी से आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी निधिश्री उनके साथ मौजूद है, जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा। जेडीयू से अभिषेक झा जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। लेकिन 33 और 7 ये जो आंकड़ा है ये बहुत कुछ कहता है। आपका तो नुकसान हो रहा है इस बार एनडीए को। देखिए, आपके सर्वे का, आपके इस ओपिनियन पोल का पूरा सम्मान करते हुए हम इसकी तरफ अपनी रजामंदी व्यक्त नहीं करते। देखिए, होता ये है ना कि चुनाव का जो समय होता है, जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे माहौल और बनता है। अभी से कुछ समय पहले आप लोगों ने एक ओपिनियन पोल जारी किया था, उस वक्त आपने एनडीए के खेमे को लगभग 30 का आंकड़ा दिया था। चलिए, कुछ तो आगे बढ़े, आप 33 तक आ चुके हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, जैसे जैसे चुनाव का समय नज़दीक आएगा, चरणबद्ध तरीके से चुनाव बिहार में भी होने हैं, ये जो आंकड़ा है 33 से 34 होगा, 35 होगा, 36 होगा और 40 तक जाएगा। अरे भाई, बिहार की जनता ने पिछली बारी हमको 40 में 39 सीटें दी थी, इस बार तो एनडीए का कुनबा और बढ़ चुका है। तो 40 में 40 सीटें हमारे खाते में आएंगी, हम इस बात के लिए पूर्णतः आश्वस्त हैं। जरा पूछिए ना महागठबंधन वालों से, कौन सी एक सीट है जिस पर वो दावा कर सकते हैं समीकरण के हिसाब से, उनके उम्मीदवार की ताकत के हिसाब से, कि वो सीट उनको मिल जाए। कह रहे हैं कि इस बार नीतीश जी जो इधर उधर गए हैं, इससे ये खेला हुआ है और उनका जो आंकड़ा है वो और बढ़ेगा। ओपिनियन पोल तो सी वोटर के
सर्वे के अनुसार ये ओपिनियन पोल आया है, तो इस ओपिनियन पोल की अगर मान लेते हैं तो भी आपको नुकसान तो है। नहीं, हम क्यों माने इस ओपिनियन पोल की? देखिए, आपने ओपिनियन पोल अगर किया है, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दिस ओपिनियन पोल, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं अभी। अरे भाई, हम लड़ रहे हैं कि हमें 40 की 40 सीटें मिले, और यहाँ बिहार में इस बात की तो बहस नहीं है। जनता तक ये मैसेज तो जा ही रहा है आपके माध्यम से भी कि इस बात की बहस ही नहीं है कि ये आधे का भी आंकड़ा पार कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ बहस इस बात की है कि हम कह रहे हैं कि हमको 40 आएगी। अगर देश में 400 पार का नारा लग रहा है तो उसका 10% यहीं बिहार से कंट्रीब्यूशन होगा, और हर सीट पर हमारे उम्मीदवार बड़े मजबूत हैं, हमारा गठबंधन बड़ा सशक्त है, इसका फायदा हमको मिलेगा। और नीतीश जी इधर उधर नहीं जाते हैं। नीतीश जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। बिहार में सरकार नहीं बदलती है, बिहार में विपक्ष बदलता है। विपक्ष बदला है, और नीतीश कुमार जी का जो कमिटमेंट है जनता के प्रति 7 निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से, वो नहीं बदला है। और यही तो जेडीयू जो है वो पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है कि जो एनडीए है वो बिहार में 2019 जैसा करिश्मा इस बार भी करता हुआ नजर आएगा। हालांकि 2019 के मुकाबले जो जीतन राम मांझी हैं उन्होंने अपना पाला बदला है। 2019 में वो आरजेडी महागठबंधन का हिस्सा थे लोकसभा चुनाव में, और इस बार 2024 में जीतन राम मांझी एनडीए में शामिल हो गए हैं, गया से उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रैली भी की है। उन्हीं से खास बातचीत की हमारे सहयोगी शशांक ने, सुनाते हैं आपको। हमारे साथ मांझी जी हैं सर, पीएम आए, आपके लिए रैली को संबोधित किए, भारी भीड़ जुटी, लोग बहुत उत्साहित दिखे। 19 को वोटिंग है, आपके लिए पीएम यहाँ पे जनसभा की, माना जाए कि एक बड़ी जीत होने जा रही है। ये हमारी जीत नहीं होगी, ये प्रजातंत्र की जीत होगी, और जीत होगी हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के डिटर्मिनेशन की, उनका जो गारंटी है उसकी जीत होगी। और वो जीत देश का और राज्य के विकास के लिए और संसार में हिंदुस्तान का परचम फहराने के लिए वो जीत होगी। वो जीत मेरी नहीं है, ये जनता की जीत है और नरेंद्र मोदी जी की जीत है। एबीपी न्यूज़ का सर्वे भी आया है बिहार को लेकर, 33 सीटें एनडीए को आ रही हैं सर्वे के मुताबिक, और 7 सीटें महागठबंधन को, 51% वोट आ रहा है एनडीए को। हम समझते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से आग्रह किया है कि वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो, और ये जो 33 की बात कर रहे हैं वो गलत है। उस बार भी कुछ इन लोगों ने इसी प्रकार का दिया था, लेकिन हम 39 पर आ गए थे। इस बार जिस प्रकार का आज बात माननीय नरेंद्र मोदी जी ने गया की सभा में बोली, वो सिर्फ गया की सभा की बात नहीं थी, समस्त बिहार के राजनीति को उन्होंने एक तरह से निचोड़ करके रख दिया और आह्वान किया है कि यहाँ हमको 400 का 400 सीट मिलना चाहिए, तब हम 400 का पार करेंगे आंकड़ा। इंडिया गठबंधन को चुनौती मानते हैं? कोई घमंडिया गठबंधन है, कोई चुनौती नहीं है, उनका कोई मकसद नहीं है। सिर्फ मकसद उनका है कि एन केन प्रकारे न हम प्रधानमंत्री के पद को पावें, लेकिन उसके लिए वो 5-7 कैंडिडेट हैं आपस में लड़ रहे हैं। अब जो ये कि वायनाड में सीपीआई लड़ रहा है इनसे, कांग्रेस से, ये पूर्णिया में क्या हो रहा है, तो कहने का मतलब उन लोग सिर्फ अपना पद के लिए लड़ते हैं, और यहाँ है कि समाज के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, देश के लिए, विज्ञान के लिए और समूचे संसार में अपना परचम फहराने के लिए डिटर्मिनेशन की बात की गई है। तो ये उत्तम विचार है, और उत्तम विचार का निश्चित रूप में भारत की जनता और बिहार की जनता सम्मान करेगी, इसलिए वो 40 का 40 सीट मिलना ही मिलना है। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी, गया से एनडीए के कैंडिडेट हैं। 19 अप्रैल को गया में पहले चरण में वोटिंग भी होनी है। मांझी कह रहे हैं कि मैं नहीं, यहाँ जनता चुनाव लड़ रही है और एक बड़ी जीत होने जा रही है। 400 से ज़्यादा सीटें पूरे देश में एनडीए को आएंगी, ऐसा मांझी दावा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, गया। जीतन राम मांझी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट गया से अपनी जीत को लेकर। वैसे आपको बता दूं 2019 में यही गया सीट थी और यही जीतन राम मांझी थे जो इस सीट से हार गए थे, लेकिन इस बार फर्क यह है कि एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जीतन राम मांझी चुनाव मैदान में हैं। विजय जी, कुल मिलाकर ये डेडली कॉम्बिनेशन कास्ट वाला एनडीए का, और इसी वजह से ये कॉन्फिडेंस जीतन राम मांझी में।
बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि 2019 में वो हार गए थे, करीब करीब 1 लाख से ज़्यादा वोटों से वो हारे थे। हम अपनी जो उनकी पार्टी उससे जेडीयू के कैंडिडेट से हारे थे। लेकिन आप गया सीट को देखें, जो आपने कहा कि वहाँ पर एक स्विंग वोट से असर पड़ सकता है, लेकिन यदि इसकी हिस्ट्री देखें तो 2019 में जेडीयू वहाँ पर जीती है, 2014, 2009 में बीजेपी वहाँ जीती है। तो एक तरह से वो एनडीए के गढ़ के तौर पर देखा जा सकता है। तो जीतन राम मांझी का जो 3 लाख वोट है उसे एनडीए का, जेडीयू और बीजेपी का वोट मिल जाए, और आज प्रधानमंत्री जी की रैली भी वहाँ उनके लिए हो गई है। तो मुझे लगता है कि गया सीट उनके लिए थोड़ा सा एक सेफ सीट हो गई है जीतन राम मांझी के लिए, कि जो हो सकता है, और जो जातीय समीकरण है वो भी उनके फेवर में है। लेकिन जेडीयू और बीजेपी का वोट भी वहाँ पर है और प्रधानमंत्री जी की रैली मिलकर, इसलिए मुझे जो स्विंग सीट्स जो आपने कही है, आप 11 सीट्स आपने कही, यानी 25% सीट है बिहार की, तो 25% सीट तो पूरे के पूरे ओपिनियन पोल के नतीजे को बदल सकती है। और जैसे अभिषेक जहाँ कह रहे थे अभी, ठीक भी बात है, 40 सीटें हैं बिहार में और 400 का नारा है, तो 40 सीटों में से कितनी सीटें आती, क्या उसी परसेंटेज से भारतीय जनता पार्टी एनडीए का परसेंटेज बनेगा, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन बिहार पर फोकस है, और जो कमज़ोर कड़ी है वो नीतीश कुमार कितनी मजबूत रह सकते हैं, वो बिहार के नतीजों का असर दिखाएगा। बिल्कुल, ये बुनियादी बात आपने कही। और वो जो आपने बताया ना कि सब 11 सीटें हैं, जो ओपिनियन पोल आया है एबीपी न्यूज़ सी वोटर का, 11 सीटें हैं उसमें, जिनमें 1% से लेकर 3% तक वो वोट शेयर वाला जो खेला है, अगर वो हो गया तो बाजी इधर से उधर पलट सकती है। और ये जो 11 सीटें हैं, इनमें फिलहाल सर्वे ये कह रहा है कि 6 सीटें एनडीए जीत रही है अभी आज की तारीख में, और 5 सीटें वो इंडिया गठबंधन जीत रहा है आज की तारीख में। लेकिन सिर्फ वही 1 से 3% वाला वोट शेयर इधर से उधर हुआ तो तस्वीर बदल सकती है। बीजेपी की तरफ से इस बार नारा बुलंद किया गया है, अब की बार एनडीए 400 पार। इसके लिए जरूरी है कि बीजेपी अपने गढ़ गुजरात में एक बार फिर क्लीन स्वीप करे। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया पोरबंदर से इस बार चुनाव मैदान में हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज पांडे के साथ बातचीत में मनसुख मांडविया ने दावा किया है, एक बार फिर बीजेपी गुजरात में लोकसभा की सभी 26 की 26 सीटों पर क्लीन स्वीप करेगी। हम इस समय पोरबंदर के समुद्र तट पर हैं। पोरबंदर वो सीट जहां से जुड़ाव है महात्मा गांधी जी का, और यहां से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार हैं मनसुख भाई मांडविया, केंद्रीय मंत्री हैं, स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, देश का स्वास्थ्य ठीक रखने का जिम्मा मिला हुआ है। सर, पोरबंदर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा कि नहीं इस बार? पोरबंदर का स्वास्थ्य ठीक है और उसको और ठीक करूंगा। क्या योजना है? पोरबंदर समुद्र तट के साथ जुड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट है और एक क्षेत्र में डेवलपमेंट का भी बहुत पोटेंशियल है। 110 किलोमीटर का समुद्र तट पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट को मिला है और यहाँ फिशिंग का बहुत बड़ा कारोबार है। फिश के आधार पर फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज यहाँ डेवलप हो सकती है। महात्मा गांधी की जन्मस्थली है और वो दुनिया में महात्मा गांधी के नाम से जुड़ा हुआ प्लेस है, तो पॉपुलर भी है। यहाँ क्रूज टूरिज्म डेवलप करके देश और दुनिया के टूरिस्ट यहाँ आए और उसको टूरिज्म हब के रूप में भी डेवलप किया जा सकता है, उसके लिए हम कोशिश करेंगे। तो अभी विपक्ष से कोई चुनौती मिल रही है कि नहीं? देखो, 2014 में 26 में से 26 सीट आई थी, 2019 में भी 26 में से 26 सीट आई थी और इस बार भी 26 में से 26 सीट आएगी। कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, बड़े नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं। वो कहते हैं कि आरएसएस, सही मायने में आरएसएस से आज़ादी नहीं मिली है इस देश को। राहुल गांधी क्या कहता है वो हमें कोई मायना नहीं रखता, देश की जनता क्या कहती है वो हमें मायना रखता है। और देश की जनता आज मोदी जी के साथ जुड़ी हुई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि देश में तानाशाही कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। 400 पार का नारा इसलिए दिया जा रहा है कि क्योंकि आप लोग घबरा गए हैं। उसमें क्या है, ये सब पॉलिटिकल पार्टी जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए फेल हो गई, तो वो उसको अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए ऐसा तैसा बोलते रहते होंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं के पुत्र हैं तेजस्वी यादव, वो कहते हैं कि आप लोग संविधान बदलना चाहते हैं देश का। वो जो कहे उससे मैंने कहा कि हमें कोई लेना देना नहीं है, देश की जनता का विश्वास ही हमारे लिए सर्वोपरि है। ऐसा क्यों होता है कि कांग्रेस और विपक्ष के जो बड़े लीडर्स हैं वो बार बार नरेंद्र मोदी पर सीधे हमले, व्यक्तिगत हमले करते हैं? कभी कहते हैं 2 गुजराती आ गए, कभी कहेंगे देश को बेचने वाले आ गए, कभी कहते हैं कि इन्हें हमारी सरकार आएगी तो जेल भेज दिया जाएगा। ऐसा क्यों? यहीं पे मौत का सौदागर सोनिया गांधी ने कहा था। ये साथ 2002 2001
2001 में जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तब से उसको गालियां देना, उसके लिए अभद्र टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, ये उसका कल्चर है। हम उसमें क्या बोल सकते हैं। देखो, मोदी जी ने कभी उनकी ये भाषा में जवाब दिया? कभी नहीं दिया, वो कभी नहीं देंगे। वो बात करते हैं जनता को कनेक्ट होने की, जनता के लिए जो योजना बनाई है उसकी बात करेंगे। तो भाई, हम लोगों ने देखा कि गुजरात में 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़ी सक्रिय पार्टी के रूप में गुजरात में दाखिल हुई। आप चूंकि भावनगर से ताल्लुक रखते हैं, भावनगर में भी हमने देखा कि भावनगर क्षेत्र में कई रैलियां, बड़ी रैलियां अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने किया। लेकिन लोकसभा चुनाव में अचानक आम आदमी पार्टी गुजरात में दिखाई नहीं पड़ रही है। ये तो देश में कोई जगह पे नहीं दिखाई देगी, ये मान के चलो। इसे फंडा लेके आने वाले लोग नहीं चलते हैं।